आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण यानी कि एसिड बेस एवं साल्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों बात किया था, पहला जो चैप्टर था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पूरी तरह से हम लोगों ने कंसेप्ट को समाप्त किया था कि फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके वीवीआई क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सारे पाठ को अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों। वहाँ पर बहुत ही डीपली और ब्रीफली के साथ पढ़ाया गया ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा से आया अगर तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे इस चैप्टर में। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे अम्ल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद अम्ल का गुण क्या होता है, फिर बात करेंगे कि अम्ल जो है धातु अधातु और जो है ऑक्सीजन या फिर आपका जल इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। फिर धातु अम्ल में बात करेंगे हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल में कुछ उदाहरण को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे और फिर कौन कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे बच्चों पूरी तरह से। फिर उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे उसी प्रकार से हम लोग भस्म और लवण के बारे में भी एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर लास्ट में जो है हम लोग बच्चों निर्माण करने की पद्धति को सीखेंगे, यानी किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से जो है आपका जो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका निर्माण किया जाता है। जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, खाने वाला सोडा या धोने वाला सोडा, ये सब का हम लोग निर्माण करने की पद्धति को भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों अम्ल के बारे में, है ना। तो सबसे पहला है आपका अम्ल यानी कि एसिड। ये जो आपका एसिड शब्द है बच्चों, ये मुख्य रूप से आपका एक लैटिन शब्द एसिडस से निकला है। कहाँ से निकला है? एसिडस से। और कैसा शब्द है ये? आपका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है बच्चों खट्टा यानी कि सावर। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो यानी कि H+ आयन देता हो, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं। साधारण सी बात है, आप लोग को ध्यान ये रखना है कि कोई भी अम्ल होगा 100% उसमें हाइड्रोजन जो है परमाणु होगा। यदि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है तो वो अम्ल की कैटेगरी में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने जान लिया कि अम्ल को जैसे ही जल में घुलाएंगे बच्चों तो ये H+ आयन देगा यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, मुख्य रूप से आप इसका एग्जांपल्स कौन कौन से है अम्ल का, तो अम्ल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा किस में पाया जाता है? आपका अमाशय रस में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी पेट में पाया जाता है बच्चों। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में एक यानी कि 1 नंबर या प्रश्न में आपका आया हुआ है प्रश्न है। उसके बाद दूसरा है आपका HNO3 यानी कि जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बच्चों। फिर उसके बाद H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है एक बार पूछा हुआ था बच्चों कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कि गंधक अम्ल किस अम्ल को गंधक अम्ल कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही गंधक अम्ल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मौजूद रहता है बच्चों? आपका S मौजूद रहता है यानी कि सल्फर मौजूद होता है। इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जितना भी अम्ल है सबको जल में घुलाया गया तो देखिएगा हाइड्रोजन आयन सब में हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी अम्ल को जैसे जल में घुलाएंगे बच्चों वो हमेशा कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? H+ आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब मुख्य रूप से हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से कौन सा सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका एक बार बना हुआ है बच्चों कि HCl और HNO3 जो होता है अम्लराज में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अम्लराज में मुख्य रूप से जो पाया जाता है बच्चों अम्लराज में वो आपका जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये आपका ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। और एक बार एक आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों यहाँ से कि HCl और HNO3 का जो अम्लराज में अनुपात होता है वो कितना होता है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है HCl का 3 होता है और HNO3 का 1 होता है। तो कितना अनुपात हो गया? 3:1। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक बार प्रश्न आपका आया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा था, तो सीधा आप लोग को लिख लेना सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। एक बार आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आया था कि बच्चों बैटरी अम्ल किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यानी H2SO4 जो है इसी को ही बैटरी अम्ल कहा जाता है। जो आपका हॉर्न यानी कि कोई भी माइक चलता है ना बच्चों, वहाँ पर बैटरी का उपयोग किया जाता है, या फिर आप लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं घर पर तो वहाँ पर उसके साथ साथ में क्या किया जाता है बच्चों, उसके सहायता के लिए एक बैटरी भी लगाई जाती है। तो वो बैटरी में क्या किया जाता है बच्चों? पानी डाला जाता है बैटरी। तो वो पानी में क्या रहता है बच्चों? उस वाटर में जो है H2SO4 रहता है, उसी को बोलते हैं बैटरी अम्ल। ठीक है, उसके बाद ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है बच्चों CH3COOH होता है। उसके बाद ये आपका प्रश्न एक बार पूछा हुआ है कि एसिटिक जो अम्ल है ये अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है मुख्य रूप से ये आपका सिलिका में पाया जाता है। ठीक है, मैं आगे बता भी दूंगा आप लोग को, पूरा लिस्ट लिखा दूंगा कि कौन सा अम्ल में कौन सा पाया जाता है। वैसे तो पूरा चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है बच्चों, सारे अम्ल का जितने भी बोर्ड परीक्षा में आपका अम्ल पूछा गया है या फिर आने की संभावना फुल्ली है उसको मैं बना करके डाल दिया हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वो फेस वाला पूरा वीडियो है आपका, इसमें बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बच्चों
ये आपका H2CO3 इसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, उसके बाद H3PO4 इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, चले अब बात करते हैं हम लोग एक आपका रासायनिज्ञ है, रासायनिक यानी कि आपका केमिस्ट है, यानी कि उसका नाम है बच्चों आर्हेनियस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया, और परिभाषा किस प्रकार से दिया, वो कहा कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दे उसे ही अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल अम्ल का जो सिंपल परिभाषा हो गया, वह पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। लेकिन आर्हेनियस जो था उन्होंने कहा कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, H+ आयन दे, उसी को आर्हेनियस ने कहा था कि यह अम्ल कहलाएगा। भस्म के बारे में आप बात करते हैं, यानी कि क्षार बेस के बारे में, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन दे तथा स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, तो उसे ही क्या कहेंगे बच्चों, भस्म या फिर क्षार। जैसे खाने का सोडा, साबुन, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये सब हो जाएगा। जैसे आपका NaOH, जैसे आपका CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, इस प्रकार से आपका ये सारे क्या हो जाएंगे, आपका क्षार हो जाएंगे। अब आर्हेनियस साहब ने क्या कहा क्षार के बारे में, तो उन्होंने कहा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आर्हेनियस द्वारा दिया गया यहाँ पर भस्म का परिभाषा हो जाएगा, वह पदार्थ जो जल में घुल करके क्या दे, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन दे, OH- आयन दे, इसको बोलते हैं हम लोग भस्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, और ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये भी क्षार हो गया। तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, अम्ल हमेशा हाइड्रोजन होगा उसमें मौजूद, और जो भी क्षार होगा उसमें OH मौजूद होगा। ठीक है, सिंपल सा आपका है यहाँ पर पहचानने का। कोई भी अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोले कि इसमें से कौन जो है आपका क्षार है, तो आपको देखना है जिस यौगिक में OH मौजूद रहेगा उसको क्षार मार देंगे। ठीक है, चले अब यहाँ से देखिए, जब भी इसको जल में घुलाया जाता है बच्चों, तो ये आपका टूट जाता है किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए तीनों आपका क्षार है, तीनों टूटा किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ये आपका मुख्य गुण है इसका। अब बात करते हैं, नोट यहाँ पर पॉइंट है कि जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी कि जब किसी भी क्षारक को जल में घुलाते हैं बच्चों, अगर वो घुल गया तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन, वह विलयन, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आयनीकरण। आयनीकरण ये आपका होता है प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि आयनों में तोड़ने की ये प्रक्रिया कहलाती है आयनीकरण मुख्य रूप से। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या हो जाए, धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आयनीकरण। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई विलयन, किसी विलयन से विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है बच्चों, तो उसमें जो पदार्थ मौजूद रहता है वो किस में टूट जाता है, प्लस और माइनस यानी कि धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन यानी कि आयनीकरण। अब बात करते हैं अवघट्य के रूप में। अवघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, वह विलयन जो विद्युत धारा का संचालन करती है उसे अवघट्य कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी बच्चे मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसमें आपने वाटर डाल दिया, और इस वाटर में आपने क्या किया, नमक डाल दिया, तो नमक क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है बच्चों, NaCl है ना, साधारण नमक का होता है NaCl। जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा दिया बच्चों, विद्युत धारा यानी कि यहाँ पर सर्किट बनाया, तो क्या हुआ कि ये NaCl जो था ये टूट गया दो भाग में, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो अगर टूट जाएगा प्लस और माइनस में तो ये कहलाएगा अवघट्य, अगर नहीं टूटेगा वो तो वो कहलाएगा अनअवघट्य। तो अवघट्य में कौन आ जाएंगे, तो अवघट्य में मुख्य रूप से अम्ल आ जाएंगे, HCl, H2SO4, और उसके बाद क्षार NaOH, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड आदि का जलीय विलयन। अनअवघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वह विलयन जो विद्युत धारा का संचालन क्या करेगा, नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं अनअवघट्य। जैसे आपका अल्कोहल यानी शराब, आपका फिनोल, उसके बाद कार्बनिक अम्ल, यानी कि कोई भी कार्बनिक विलयन होगा बच्चों, उसमें कार्बन मौजूद रहेगा, तो वो जो है उसका जलीय विलयन क्या करेगा, उसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करेगा। अब नोट पॉइंट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है कि आयनीकरण के यानी कि विलयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। यानी जो आपका आयोनाइजेशन है, आयनीकरण है, वो विलयन के सांद्रण पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि विलयन तनु है तो क्या होगा, आयनीकरण की दर अधिक होगी। अगर विलयन सांद्र है तो आयनीकरण की दर जो है बच्चों क्या होगा, वो आपका कम होगा। यानी कि आप लोग को मैंने पहला ही चैप्टर में बता दिया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में तनु और सांद्र के बारे में। थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। तनु जो होता है बच्चों, पतला विलयन को बोला जाता है तनु विलयन, और जो गाढ़ा होगा उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन किसको बोलेंगे, गाढ़ा विलयन को सांद्र विलयन, और तनु विलयन जो पतला होगा। तो यहाँ पर पॉइंट के रूप में दिया हुआ है बच्चों, जब कोई विलयन क्या होगा, तनु होगा, तो आयनीकरण क्या होगा बच्चों, जितना ज़्यादा तनु होगा आयनीकरण उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा सांद्र होगा आयनीकरण उतना कम होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ पदार्थ है, कुछ स्रोत है, और उसमें पाए जाने वाले मुख्य रूप से अम्ल कौन कौन सा है। तो जितने भी कच्चा फल होते हैं बच्चों, उसमें मुख्य रूप से आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा एवं नींबू का रस में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, VVI लिख दीजिएगा, ये आपका प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है। सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रहेगा आपका मैलिक अम्ल। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पूछा हुआ है, प्रश्न है आपका, याद रखेगा, इमली में टार्ट्रिक। सिरिका में एसिटिक अम्ल, ये भी आपका ऑलरेडी
आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों सिरिका में। दही में लैक्टिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दूध भी जो होता है बच्चों उसमें भी आपका लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपका टमाटर, तो टमाटर में मुख्य रूप से आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। आमाशय रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बायोलॉजी में एक प्रश्न आपका आया हुआ है कि आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में मुख्य रूप से टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में बच्चों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी, यहाँ पर प्रश्न जो है बच्चों सबसे ज़्यादा पर पूछा हुआ है लाल चींटी के बारे में। लाल चींटी हो या मधुमक्खी का डंक हो या फिर नेटल पौधे का डंक हो बच्चों, इसमें जो है मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अगर फॉर्मिक अम्ल का आप लोगों को सूत्र पूछ ले बच्चों तो लिख लेना है HCOOH, याद रहेगा आपको HCOOH। ये H हो गया आपका अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा ही, और COOH जो है ये आपका हो गया क्रियाशील समूह। ये आपका आगे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जब कार्बन चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोग को। बहुत ही डीपली के साथ सारा चीज़ पढ़ाया जाता है बच्चों। किसी भी प्रकार का जो आपका प्रश्न है यहाँ से अगर आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं धातु की सक्रियता श्रेणी के बारे में, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर इसका बात इसलिए कर लेंगे बच्चों ताकि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा धातु जो है किसी भी पदार्थ के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्शन करेगा और कौन सा जो है जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि कौन सी धातु है जो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, यानी कि बहुत कम रिएक्शन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर जो है दिया हुआ ये चीज़ घटते क्रम में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि घटते क्रम बच्चों क्या कि ऊपर से नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रियाशीलता वो क्या होगा, घटेगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, मुख्य रूप से आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जो भी आपका आता है धातु, ये क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन के नीचे वाले ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, लगभग स्वतंत्र में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते। जैसे आपका सोना, जैसे चांदी, ये सब आपका आभूषण बनाया था, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील है बच्चों। ये आपका इसमें चमक बहुत विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और ये अगर ये क्रियाशील होता तो ये क्या हो जाता, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या होता बच्चों, दहन हो जाता। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर देता, जिससे क्या हो जाता बच्चों, जल्दी से वो आपका उसमें जंग पकड़ लेता। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो यही कारण है कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अब बात करते हैं कुछ सूचक का, और वो सूचक अम्ल और क्षारीय विलयन में कौन कौन सा रंग देगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट आपका सूचक है वो आपका लिटमस। लिटमस जो है बच्चों ये मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है आपका लाइकेन नाम का एक पौधा है, उससे प्राप्त किया जाता है, जो आपका थाइलोफाइटा वर्ग में पाया जाता है, थाइलोफाइटा वर्ग में रखा हुआ पौधा है। तो लिटमस जो है मुख्य रूप से जब इसको आप अम्लीय विलयन में डालेंगे बच्चों तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय विलयन में लाल, और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग, आपका नीला रंग। मैथिल ऑरेंज बच्चों ये आपका संश्लेषित सूचक है। तो मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, तो मैथिल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षार में क्या हो जाएगा, पीला। जबकि फिनोल्फथालीन जो है ये आपका अम्ल विलयन में कोई रंग नहीं होगा, यानी रंगहीन, और क्षारीय विलयन में आपका गुलाबी। हल्दी जो है आपका पीला अम्ल में, और जबकि यह क्षार में आपका कैसा होगा, लाल भूरा। चुकंदर जो है आपका लाल बैगनी होगा, जबकि इसमें पीला होगा बच्चों। और लाल पत्ता का गोभी भी होगा, वही लाल बैगनी ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन हरा हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है आप लोग को, सबसे पहला आपका लिटमस को तो याद रखना ही रखना है, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन ये दोनों को और याद कर लेना। बाकी ये तीनों जो है आपका हल्दी, चुकंदर, लाल पत्ता का गोभी, ये सब नहीं पूछा जाता बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूप से ऊपर का तीनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अम्ल तथा क्षार के गुण के बारे में, यानी कि अम्ल के गुण और क्षार के अलग अलग प्रकार से हम लोग गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल तथा क्षार के गुण क्या है, निम्नलिखित में। सबसे पहला है कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्षार जो होता है उसके विपरीत क्या होता है, कड़वा होता है, तीखा होता है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है कि अम्ल जो होता है क्या होता है, ये विषैले होते हैं बच्चों, ये मतलब कि पॉइजनस होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। स्वच्छ भोजन में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु प्रतिक्रिया कर भोज्य, यानी कि खाने वाले जो पदार्थ होते हैं बच्चों, भोज्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत करके विष युक्त यानी पॉइजनस बना देता है, जिससे हमारे सेहत को, हमारे हेल्थ को क्या करती है बच्चों, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारे ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बच्चों, हानिकारक हो जाता है वो भोज्य पदार्थ। तो स्पेशली रूप से जो आपका कोई भी अम्ल जो होता है ये क्या होता है बच्चों, विषैले होते हैं, है ना, खतरनाक होते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका अम्ल तथा भस्म का पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग। तो अभी मैंने कुछ बताया आपको, सूचक दिया हुआ था और उसमें किस प्रकार से रंग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ दिया हुआ है, अम्ल तथा भस्म का पता लगाने के लिए प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे क्या कहता है, आपका सूचक कहा जाता है। यानी कि अम्ल और भस्म दोनों का पता लगाने के लिए बच्चों ये आपका सूचक काम करेगा कि कौन
अम्ल है, कौन सा विलयन आपका क्षार है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो विलयन में रंग परिवर्तन कर देता है तो उसे ही क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे बंदा गोभी, चुकंदर, हल्दी, फूल पत्ते, लिटमस। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से आपको लिटमस को ही याद रखना है, बाकी ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट था आपका मेथिल ऑरेंज और उसके बाद फिनोल्फ्थैलीन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी आपका 2 नंबरिया में भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि लिटमस पत्र जो है मुख्य रूप से ये आपका थाइलोफाइटा वर्ग में एक पौधा है बच्चों, लाइकेन पौधा। तो उस पौधे से निकला जाता है और इसका रंग कैसा है, तो गुलाबी रंग का उदासीन विलयन, गुलाबी रंग का एक उदासीन अर्क होता है बच्चों, मतलब कि लिक्विड टाइप का, ठीक है। जो अम्लीय विलयन को क्या करता है, लाल तथा क्षारीय विलयन को नीला कर देता है बच्चों, ठीक है। मुख्य रूप से ये याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि नीला को लाल कर दिया, नीला को लाल कर दिया तो कौन सा विलयन होगा, तो वो मुख्य रूप से होगा आपका अम्ल विलयन, अम्ल होगा बच्चों, ठीक है। अगर वहीं पे पूछेगा कि लाल को नीला कर दिया तो वो हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। चलें, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं एसिड यानी अम्ल और क्षार यानी कि बेस, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो मुख्य रूप से जब भी ये लोग अभिक्रिया करता है बच्चों, ये बनाता है आपका लवण और जल। और लवण और जल जब भी बनेगा बच्चों, मैंने बताया था आपको, ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया को कौन से अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें मुख्य रूप से प्रोडक्ट यानी कि कौन सा सॉरी बच्चों उत्पाद बनता है, मुख्य रूप से लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर बना रहा है साल्ट और जल। तो यहाँ पर देखिए आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बना रहा है बच्चों सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण और H2O यानी कि आपका जल निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी बना रहा है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट और जल का निर्माण कर रहा है, यानी कि लवण और जल का ही निर्माण होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। आगे बात करते हैं अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको पहला चैप्टर में भी जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, बहुत बार क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के रूप में आते रहता है ये। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है मुख्य रूप से जब भी किसी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो 100% है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बच्चों, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस बनता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से पूछ लेगा बच्चों आपको, तो वहाँ पर आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है मुख्य रूप से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम का एक धातु है, ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया है आपका, सोडियम HCl, 1 सेकंड बच्चों HCl। तो यहाँ अभिक्रिया क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl और बन जाएगा ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, H2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उसी प्रकार से पोटेशियम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना रहा है। जब भी गैस का निर्माण होगा बच्चों, रिएक्शन में आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तीर का चिन्ह किस प्रकार देंगे, ऊपर की तरफ देंगे। मैंने बताया था पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ छोटा बेसिक चीज़ मैंने बताया था पहला चैप्टर में, है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगला गुण है आपका धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका धातु और अम्ल अभिक्रिया कर रहा था तो क्या बना रहा था आपका, हाइड्रोजन गैस बना रहा था। लेकिन यहाँ पर धातु का कार्बोनेट होगा बच्चों, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट बोलते हैं HCO3। जल्दी लिख लीजिए आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो। जब भी कार्बोनेट बोलेंगे तो वहाँ पर 100% यौगिक में क्या रहेगा मौजूद, CO3 रहेगा। जब भी हम लोग बाइकार्बोनेट बोलेंगे तो HCO3 रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट बोले तो CaCO3, लेकिन यहीं पर बोल दिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट बच्चों तो हो जाएगा CaHCO3, यहाँ पर हो जाएगा होल का 2। क्यों, क्योंकि HCO3 का जो संयोजकता होता है वो होता है 1, तो इसलिए हो जाएगा CaHCO3 का होल 2। ये HCO3 जो होता है बाइकार्बोनेट कहलाता है, CaCO3 जो होता है ये आपका कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ, तो बनाएगा लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रोडक्ट को बार बार ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है कि जब भी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करती है अम्ल के साथ तो कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य रूप से आपका कौन सा हो जाता है बच्चों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो 100% क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा लवण, उसके बाद बनेगा जल, उसके बाद बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ठीक है। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी है आपका कि धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। धातु का जो भी ऑक्साइड होगा उसके साथ जब आपका अम्ल अभिक्रिया करेगी बच्चों, तो वहाँ पर बनाएगा आपका लवण और जल। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, धातु का कोई भी ऑक्साइड का निर्माण कर दीजिए आप। जब मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया तो आप लोग को तो बहुत सारा अनुमान हो गया होगा बच्चों। जैसे मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड का निर्माण करो, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड किस प्रकार से बनेगा, Mg+O2 को अभिक्रिया करा दो, क्या बन जाएगा MgO, है ना। ये हो गया आपका धातु और O बन गया ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हो गया धातु का ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को हम लोग एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर बन गया आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक कोई आपका ले लेते हैं अम्ल, यहाँ ले लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी आप लोग क्या करेंगे, धातु का ऑक्साइड लेंगे और अम्ल लेंगे, तो यहाँ पर अभिक्रिया बनेगा, यहाँ पर होगा बच्चों लवण और जल। किस प्रकार से, मैग्नीशियम जो है ये आपका प्लस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन आपका माइनस में टूट जाएगा, ये आपका H प्लस में टूटेगा और ये क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो आप लोग जोड़ दीजिए बच्चों, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, तो ये मैग्नीशियम MgCl के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। क्या बन जाएगा बच्चों, MgCl2। लेकिन ये आपका हाइड्रोजन प्लस और ये आपका O माइनस के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ के बना देगा H2O। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये आपका हो जाएगा लवण और जल का निर्माण। उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल से दिया हुआ, जैसे ZnO क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बना रहा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है बच्चों, एक लवण है, ZnSO4 लिख लीजिए आप लोग। जिंक सल्फेट का फुल सूत्र क्या होता है, ZnSO4, ये बना रहा है। और उसके बाद लवण यानी ये जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। उसी प्रकार से CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, धातु का एक ऑक्साइड होगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है बच्चों, एक आपका धातु है और ऑक्सीजन उसके साथ आ रहा है, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 मुख्य रूप से निर्माण कर रहा है, और उसके साथ उसके बाद हाइड्रोजन यानी कि जल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉपर भी बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर जल का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी धातु का ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करती है, लवण के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो मुख्य रूप से लवण और जल का निर्माण करता है। तो इससे हमको पता ये चला बच्चों, जब हमने अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराया था, जब हम लोगों ने किसका अभिक्रिया किया था, अम्ल भस्म का अभिक्रिया किया था, तो वहाँ पर भी हम लोगों का लवण और जल ही बना था, है ना। पहला गुण यानी दूसरा गुण में हम लोगों ने पढ़ा था लवण और जल कब बना था, जब हम लोगों ने अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराया था, तो उस अभिक्रिया को हम लोगों ने कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, सेम हो रहा है ना, लवण और जल ही बन रहा है। तो इससे पता ये चला बच्चों कि धातु का जो भी ऑक्साइड होता है वो कौन सा गुण का होता है, वो भस्म गुण का होता है। ये हो जाए भस्म गुण का और अम्ल के साथ, तो भस्म और अम्ल मिलकर के क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था बच्चों कि धातु का जो ऑक्साइड होता है ये किस गुण का होता है, अम्लीय गुण का, भस्मीय गुण का, लवणीय गुण का, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये क्षारीय गुण यानी कि भस्मीय गुण यानी कि भस्मीय गुण का होता है। याद रहेगा आपको, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो आपका छोटा छोटा सूत्र दिया हुआ है, एक है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, CuSO4 को आपका कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट ये आपका लवण है, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या बच्चों, धातु का ऑक्साइड है, जो किस प्रकृति में पाया था आपका, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अभी मैंने बताया आपका क्षारीय गुण का होता है यानी कि भस्मीय गुण का होता है। ठीक है, जबकि कॉपर सल्फेट क्या आपका एक लवण है। आगे है अवधातु के ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। जब अवधातु का ऑक्साइड को लेंगे बच्चों, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो निर्माण करेगा आपका लवण और जल का। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ धातु का ऑक्साइड ले रहे थे और यहाँ पर जो है अम्ल ले रहे थे, तो बन रहा था लवण और जल। उसी प्रकार से जब धातु की जगह हम लोगों ने अधातु का ऑक्साइड लिया और अम्ल की जगह क्षार लिया, तो आसानी से लवण और जल ही बन रहा है बच्चों। यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, CO2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, तो मिल रहा है लवण, CaCO3 एक लवण और H2O यानी कि आपका जल का निर्माण। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, ये आपका एक अवधातु का ऑक्साइड है, और एक अभी कोई भी आप क्षार ले लीजिए, NaOH ले लिए। अब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और बना देगा जल H2O। तो सोडियम सल्फेट हो गया लवण और जल का निर्माण H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पता ये चला बच्चों कि अवधातु का जो ऑक्साइड होता है ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अवधातु का ऑक्साइड जो होता है किस गुण का हो गया, तो अवधातु का ऑक्साइड जो है अम्लीय गुण का होता है। याद रहेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दोनों पूछा हुआ है कि धातु का ऑक्साइड किस गुण का होता है, तो क्षारीय गुण का, अवधातु का ऑक्साइड किस गुण का होता है, तो वो आपका अम्लीय गुण का होता है। याद रहेगा, अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया, यानी कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया किस प्रकार, अम्ल और जो भस्म है बच्चों दोनों जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो जब भी आप लोग अम्ल
जल लेंगे बच्चों और अम्ल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो हम लोग जानते हैं जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जब अम्ल और जल का अभिक्रिया होता है या जब अम्ल और जल या फिर भस्म और जल का अभिक्रिया होता है तो मुख्य रूप से वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अम्ल जल से अभिक्रिया कर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये जो जल होता है बच्चों ये बन जाता है H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन H3O+। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं, H3O+ को। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ था बच्चों, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, एक बार ऐसे दिया था H+OH-, उसके बाद दिया बच्चों आपका H3O+ या फिर आपका H3O। तो मुख्य रूप से इसका जो सूत्र होता है हाइड्रोनियम आयन का H3O+। अब यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो यह अभिक्रिया कौन सा कहलाएगा, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार से भस्म जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन तथा ऊष्मा देती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है क्षार भी जो होगा वो भी क्या करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पर यानी कि दोनों ये पता चला कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर उसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और वहाँ अभिक्रिया कौन सी होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑलरेडी ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। क्षार का जल के साथ अभिक्रिया करना कौन सा अभिक्रिया है, तो वो भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बच्चों अम्ल के सारे गुण के बारे में जान लिया, क्षार के सारे गुण के बारे में जान लिया, और उसके बाद कौन से स्रोत कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारा चीज़ हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल के साथ चर्चा कर लिया। कहीं पर आप लोगों को आई थिंक दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आप लोगों को समझने में। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या होती है बच्चों, एक बार में नहीं आता है समझ में, तो दूसरा बार आप लोग वीडियो को देखिए, है ना, वापस से, क्योंकि इसमें तो रुपया आप लोग को लगता नहीं है कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट। और हम लोग का जो मुख्य रूप से एम है बच्चों 90 से 95% मार्क्स हम लोगों को गेन करना है, ठीक है। चाहे इसके लिए जो करना पड़े आप लोग मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दिए, और फुल्ली सिलेबस को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। जो भी हमारे बच्चे 9th और 10th के हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं बच्चों, और जो नए हैं बच्चे वो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार जो भी आपका है बच्चों उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही हम लोगों का क्या होगा बच्चों, दूसरा यानी कि हम लोग दूसरे के बारे में जब तक सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। देश को आगे बढ़ाना है, सिर्फ हम अपने से आगे अपना यानी खुद का आगे बढ़ने से नहीं होगा बच्चों, देश को आगे बढ़ाना है। तो देश का सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम तो ये तो बनता ही बच्चों, है ना। मुख्य रूप से लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग इसी प्रकार का मटेरियल इसी प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।